जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी का यह आप लोगों के लिए 8वां लेक्चर है और इस 8वें लेक्चर के माध्यम से हम लोग आज जानेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। यानी कि इससे पहले आप लोगों के लिए ऑलरेडी 7 लेक्चर दिए जा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा आपको समझने में यहाँ दिक्कत हो, लेकिन अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए अच्छा ही होगा। और वैसे बच्चे जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 11-12 मैथ्स को बुक आर.एस. अग्रवाल से घर बैठे आप शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं। अभी तक एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको छोड़ा गया है और यह आपका क्लास 12 का लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। यह समाप्त हो जाने के बाद बुक आर.एस. अग्रवाल से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और इसके पहले क्लास 11 के भी कोर्स को कंप्लीट कर दिया गया है बुक आर.एस. अग्रवाल से। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि आपका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले और इसके डेफिनेशन पर जाने से पहले हम लोग इसको शुरू करेंगे एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल को समझते जाएंगे और एग्जाम्पल और इसको दोनों को कंपेयर करते हुए हम लोग समझेंगे और इस डेफिनेशन को भी समझने में बहुत मुश्किल नहीं होगी अगर साथ साथ एग्जाम्पल आपका चलता है तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स। किसी एक कॉइन को 2 टाइम्स हमने टॉस किया। अब देखिए 2 टाइम टॉस किया तो पहली बार हेड या टेल आ सकता है, दूसरी बार भी हेड या टेल ही आ सकता है। तो इस स्थिति में अगर हम सैंपल स्पेस इसका देखें कि सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे, तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि मान लीजिए कि पहले बार टॉस किए तो एच आया, दूसरे बार भी एच ही आ सकता है, या एच आया पहली बार तो दूसरी बार आपका टी भी आ सकता है, या तो पहली बार टी आ जाए यानी टेल आ जाए, दूसरी बार एच आ सकता है, या तो पहली बार भी टी आ जाए तो दूसरी बार भी आपका टी कहने का मतलब टेल आ सकता है। तो जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं यही हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ को आप भली भांति जान रहे हैं, क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम पूछें यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करें कि ऐसे इवेंट जिसमें एक भी हेड नहीं है, ऐसे इवेंट जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर हम कहें यह है कि ऐसा इवेंट जिसमें कम से कम एक हेड है, तो कम से कम एक हेड है, एटलीस्ट 1 हेड है हमने कहा। तो अगर एक हेड भी आया हुआ है तो चलेगा, अगर 2 हेड भी आया हुआ है तो चलेगा। यानी कि कम से कम एक हेड होने वाली इवेंट यहाँ पर 1 2 3 3 इवेंट ऐसे हैं। ओनली 1 हेड की बात अगर करें हम तो आप कहेंगे कि एक हेड इसमें है एच टी में और टी एच में। पहले टॉस में हेड आ सकता है, दूसरे टॉस में हमारा टेल आ गया, या तो पहले टॉस में हमारा टेल आया, दूसरे टॉस में हमारा हेड आया। तो एक ही हेड यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, एग्जैक्टली 1 हेड। अब इसके बाद हम लोग एक एक्स लेते हैं और एक्स के बारे में जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसको हमने क्या माना है? नंबर ऑफ हेड इन T2 टॉस। 2 टॉस में जो आपका नंबर ऑफ हेड हैं क्या क्या आते हैं, इसके बारे में ये कहा जा रहा है यहाँ पर। तो 2 टॉस में नंबर ऑफ हेड, तो नंबर ऑफ हेड जो है 0 भी हो सकता है भैया। 2 टॉस हम किए हुए हैं किसी कॉइन का, तो हेड नहीं भी आ सकता है। आपने पूछा कि नंबर ऑफ हेड कितने हो सकते हैं, तो 0 भी हो सकते हैं। जैसे देखिए टेल ही आ गया, उसके बाद 1 भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए। हो सकता है कि पहली बार ही टेल आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए। तो ये नंबर ऑफ हेड जो है 1 भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ हेड जो है 2 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमको x एक वेरिएबल मिलता है जो कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। क्लियर है? अब हम लोग के मन में आया कि प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालें P1, और P1 को हमने क्या कहा कि x = 0।
प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, ये x का वेरिएबल 0। अब ये x इक्वल टू 0 जो सिंबल है ये आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि नो टेल, माफ करेंगे, नो हेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग नो हेड, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आपको यह पूछ रहा है। तो हेड नहीं आने से रिलेटेड इवेंट हमारा सिर्फ 1 ही है, एक ही इवेंट है। और यहाँ पर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो 4 है, तो नंबर ऑफ s इक्वल टू 4 हो गया। और इस कंडीशन में हमारे फेवर का इवेंट सिर्फ एक है, तो हम 1/4 लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी को। तो चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी को 1/4 हम लिख सकते हैं, चूंकि हमारे फेवर का एक ही इवेंट है और यहाँ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 है, NE/NS हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। इसके बाद हम एक प्रोबेबिलिटी P2, स्मॉल p2 माने हुए हैं, और इसको हमने कहा x इक्वल टू 1। और ये क्या कह रहा है? x इक्वल टू 1, और x क्या है भैया? नंबर ऑफ हेड है। तो यानी कि गेटिंग 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमको यह कह रहा है। अब इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख के इसको हम लोग सिंबल में भी लिख सकते हैं। तो एक हेड आने वाले इवेंट कितने हैं? एक इवेंट है, 2 इवेंट है। कितने इवेंट हैं? एक इवेंट है, 2 इवेंट है। तो 2 हो गया हमारा फेवर का इवेंट। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 हो गया, तो 2/4 यानी कि 1/2 भी इसको लिख सकते हैं। अब यदि हम कहें कि P3 यानी कि P3 इक्वल टू x इक्वल टू 2 हम लिखते हैं, तो ये कहता है, इसका मतलब हो गया कि गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने वाले जो इवेंट हैं, पहले में भी हेड आए, दूसरे में भी आपका हेड आए, उससे रिलेटेड इवेंट आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो आपके फेवर का इवेंट एक हो गया। तो फेवरेबल इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 4, ये आपका 1/4 हो गया। अब हमने क्या किया कि एक टेबल बना दिया। टेबल बनाने के बाद x लिया इसमें, और इसमें हमने pi ले लिया। समझ गए? इसका मतलब हो गया कि P1, इसका मतलब P2, इसका मतलब P3। x का जो वैल्यू है, यहाँ पर x का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2 है, तो इसको हम x1, इसको x2 और इसको हम x3 मान लेते हैं, x3 मान लेते हैं। तो इसको हमने क्या किया? x1 P1, x2 और P2, उसके बाद x3 और P3। x1 का वैल्यू हमारा है 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है हमको 1/4। x2 का वैल्यू हमारा 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 1/2। x3 का वैल्यू जो है हमारा 2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 1/4। तो ये एक टेबल तक हम लोग पहुँचे हुए हैं, एक टेबल तक पहुँचे हुए हैं। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हम लोग चलते हैं इधर डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किसको समझेंगे, इसको अब ध्यान से देखिएगा। ये कहता है कि लेट S बी द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ ए गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो S बी द सैंपल स्पेस, देखिए S एक सैंपल स्पेस लिए हुए हैं और ये एक्सपेरिमेंट जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इसलिए भी कहा जा सकता है कि हमको आउटकम के बारे में कुछ पता नहीं होता है ना, हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। ए रियल वैल्यूड फंक्शन x which assign a unique real number xw to each w belongs to h। तो यहाँ पर ये जो x हमने लिया है रियल वैल्यूड फंक्शन, तो रियल वैल्यूड फंक्शन x लिया है और ये कहते हैं which assigns a unique real number, एक यूनिक रियल नंबर को असाइन करता है आपका, जो कि आपका 0 है, 1 है और 2 है, 3 भी हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि इसी एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया है, कितने बार टॉस किया है? 3 बार। तो पहली बार भी हेड आ सकता है, दूसरी बार भी हेड आ सकता है, तीसरी बार भी हेड आ सकता है। पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल। इस तरह से आप सैंपल स्पेस के बारे में अगर सोचते हैं तो यहाँ पर 3 बार अगर हम इसको थ्रो करते हैं तो इसके सैंपल स्पेस 8 हो जाते हैं। और यहाँ पर वेरिएबल की बात करें तो एक भी हेड नहीं भी आ सकता है, यानी कि 0 हेड, तीनों बार टेल ही आ गया। एक हेड आने की बात ये कह रहा है 1, 2 क्या कह रहा है कि 2 हेड आने की बात।
अगर यहाँ 3 3 बार टॉस की है तो 3 भी ऐड हो जाएगा। इस तरह से इसमें क्या होगा कि एक कॉलम और भी बढ़ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग इधर, और विच असाइन ए यूनिक नंबर एक्स डब्लू। ये डब्लू जो है आपका इवेंट है, ये डब्लू क्या है, इवेंट है, और ये इवेंट इसी में से कोई एक है, इसी में से कोई एक इवेंट है। जैसे यहाँ पर जो है डब्लू का वैल्यू 0 रखने के 0 हमने रखा है, तो इस स्थिति में डब्लू, इसमें सिर्फ हम टीटी को लेंगे। किसको लेंगे भैया, टीटी को लेंगे। और यहाँ पर जो है x = 1, तो इसके लिए डब्लू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होना चाहिए। कहने का मतलब एक हेड होना चाहिए। ये HT और TH आपका हो सकता है। तो W में 2 इवेंट यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर W में जो है आपका एक इवेंट आ गया HH। इस चीज़ को, बात को समझिएगा। और फिर क्या कहता है कि W बिलोंग्स टू H, तो सही बात है भैया, W बिलोंग्स टू S ही है। ये TT जो है इस S में बिलोंग कर रहा है, इस S में बिलोंग कर रहा है। इसको जो है सिर्फ हम लोग इवेंट लेंगे, इसको सेट नहीं बनाएंगे। इसको हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, इवेंट लेंगे। इसको हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ इवेंट लेंगे, सेट नहीं बनाएंगे। क्योंकि यहाँ W जो है आपका एलिमेंट है S का, तो ये इस चीज़ को भी आपको समझ में आ गया होगा कि ईच W बिलोंग्स टू H इज कॉल्ड द रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर डेफिनेशन हुआ आपका रैंडम वेरिएबल का। अभी तक हम लोग पहुँचे हैं रैंडम वेरिएबल में, ये सभी जो है रैंडम वेरिएबल हो गया। अब ये रैंडम वेरिएबल के बारे में कहा कि यह रैंडम वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से ही रिलेटेड हम सारे प्रॉब्लम बनाएंगे। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहने का मतलब कि वैल्यू जो है वेरिएबल का, जो भी वैल्यू वह ऑक्यूपाई करता है वो आपका फिनाइट हो। जैसे यहाँ पर 1 2 3 3 ही वैल्यू हैं, 4 वैल्यू भी हो सकते हैं, 5 वैल्यू भी हो सकते हैं। जो भी वैल्यू है आप उसको काउंट कर सकते हैं, यानी कि फिनाइट वैल्यू हो वेरिएबल्स का, तो उसको हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। और एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जिसको हम लोगों को अभी क्लास 12 में नहीं पढ़ना है, यानी कि आगे प्रोबेबिलिटी का और भी बहुत बड़ा विस्तार है, वो सब में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। क्या कहता है कि इफ द वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल टुगेदर विथ द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल जब करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दोनों एक साथ आ जाए, जैसा कि यहाँ पर हम लोग लिए हुए हैं, ये आपका रैंडम वेरिएबल, इसका प्रोबेबिलिटी 1/4, ये आपका रैंडम वेरिएबल 1 और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/2, ये आपका रैंडम वेरिएबल 2 और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/4। सबको एक साथ ले लेते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आर गिवन देन द डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो उम्मीद करते हैं कि ये डेफिनेशन जो है इस एग्जाम्पल के मदद से आप लोग निश्चित रूप से समझ गए होंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पर x का वैल्यू तो 0 1 2 तक ही आया, x का वैल्यू अब जो है 4 5 6 7 10 12 13 14 20 100 200 500 इस तरह से चले जाए, तो इस स्थिति में जो है हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करते हैं। और जब उसको पढ़ेंगे तो वो भी हम लोग जानेंगे ही। अब इसके जस्ट बाद हम लोग को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक के सेक्शन में जो भी आपको समझाया गया वो आप ठीक तरह से समझ गए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और किस तरह से हम लोग उसको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक आपका रैंडम वेरिएबल होता है जो कुछ वैल्यू ऑक्यूपाई करता है, कि मान लीजिए कि यहाँ पर x1 x2 x3 x4 से लेकर xn तक वह वैल्यू को ऑक्यूपाई किया, उसका वैल्यू हमको मिल रहा है वहाँ पे। और हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी P1 P2 P3 P4 और फिर Pn तक हम लोग लिए हुए हैं, निकाल लिए भैया। तो टेबल तो हम लोग निकाल लिए, बना लिए। अब इसका करेंगे क्या, तो इसका करेंगे क्या, तो इसका हम लोग जो है मीन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ये तीनों नाम आपको कुछ ना कुछ सुना हुआ लग रहा होगा। अगर क्लास 11 में सारे टॉपिक को आप पढ़े हैं,
हर एक चैप्टर को आप पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आपको सुना हुआ लग रहा होगा। लेकिन अगर आप छोड़ छाड़ के पढ़े हैं, अगर आपके टीचर कहे कि छोड़ दो, क्लास 12 को देखना जरूरी है, तो आपको यह सुना हुआ नहीं लग रहा होगा। तो मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़े थे, और अगर आपको याद होगा तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमको निकालना है क्या कि मीन निकालना है और आपका वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इस तीनों को निकालने से पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा कि इसमें से कोई भी वैल्यू आप उठा लीजिए, कोई भी वैल्यू, सभी वैल्यू का मान जो है 1 से बड़ा होगा, यानी माफ करेंगे 0 या 0 से ही बड़ा होगा। ये अगर सारे प्रोबेबिलिटीज को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, जैसे P1 प्लस P2 प्लस P3 से लेकर जो है Pn तक आप ऐड कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू है आपका 1 आएगा, तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही समझा जाएगा। यानी कि सबको ऐड कर दीजिए, इसका वैल्यू 1 आता है। इसको हम लोग सिंबॉलिकली सिग्मा पी आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक इक्वल टू 1, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको। और ये सिग्मा का जिसको समेशन हम लोग कहते हैं, समेशन का सिंबल तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। अब हम लोग चलते हैं कि भैया मीन क्या है। तो मीन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले जाने कि मीन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं। तो मीन को यहाँ म्यू से डिनोट करते हैं। अब वेरिएंस को हम लोग सिग्मा का स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो जाता है आपका सिग्मा हो जाता है। ये आपका स्मॉल सिग्मा का सिंबल है। और यहाँ पर अगर मीन आपको निकालना है तो क्या कीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 P1 प्लस x2 P2 प्लस x3 P3 प्लस x4 P4, और इसी तरह से सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही आपको मीन निकल जाएगा। और इसमें किसी चीज़ से डिवाइड नहीं करना है, बस सिंपल इसी तरह से आपको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। और इसी चीज़ म्यू को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा xi pi, और i का वैल्यू 1 से लेकर n तक, जहाँ तक होगा इसका वैल्यू 4 तक है तो i का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक लिखेंगे। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, मीन हो गया। अब दूसरा नंबर हम लोग समझें कि इसका वेरिएंस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो वेरिएंस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है सिग्मा xi का स्क्वायर pi, xi का स्क्वायर pi। समझ रहे होंगे कि जितने भी x हैं हमारे, सबको सब पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद इसमें माइनस कर देंगे म्यू का स्क्वायर से, म्यू का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा वेरिएंस निकल जाएगा। अब वेरिएंस से हम लोग चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए शॉर्ट में इसको एसडी भी लिखते हैं। यही वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो हो जाएगा, यही वेरिएंस का स्क्वायर रूट आप निकाल दीजिए, यानी कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट आप निकाल दीजिए, यही आपको दे देगा स्टैंडर्ड डेविएशन। और यही चीज़ तो हम लोग क्लास 11 में भी करते थे, कोई नया चीज़ तो करते नहीं थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्लास 12 के बुक पर। तो क्लास 12 का बुक RS अग्रवाल को लीजिए, और RS अग्रवाल बुक में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपका जो भी एक्सरसाइज हैं उसके एक्सरसाइज को निकालिए। हालांकि बुक तो आपको नहीं दिख रहा होगा, कुछ इसी तरह से ये प्रॉब्लम है, लाइटिंग का प्रॉब्लम है, इसीलिए बुक नहीं दिख रहा होगा आपको। तो बुक अगर आप निकाल लेते हैं तो इसमें देखिए आपको शुरुआत में ही कुछ टेबल दिया गया है। मैं बोर्ड पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं बुक की फ़ोटो। तो ये देखिए पहला नंबर प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। यहाँ पर एक्सरसाइज 3 हालांकि मेरे बुक में लिखा गया है, और इस एक्सरसाइज 3 में कहता है कि फाइंड द मीन वेरिएंस, जिसको सिग्मा स्क्वायर कहते हैं, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसका आपको निकालना है मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आइए हम लोग एक प्रॉब्लम बनाते हैं इसमें, और एक प्रॉब्लम बनाने के बाद जो 2, 3, 4 हैं इसको आप खुद बना लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रॉब्लम एक ही तरह। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि ये हमने पहला ही प्रॉब्लम लिया है और इसमें आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का करना क्या है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमने अभी तुरंत पढ़ा है ये फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू क्या होता है भैया, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस x4 p4। अब x5 p5 तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका x1 p1 हो गया, ये x2 p2 हो गया, ये x3 p3 हो गया, ये x4 और ये p4 हो गया। हालांकि इसका सम जो है आप करके देखेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, और इसी चीज़ को हम लोग सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक xi pi ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें से सारा वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं, 0 इंटू 1/6 प्लस 1 इंटू 1/2 अब प्लस 2 इंटू 3/10 अब प्लस 3 इंटू 1/30। ये आपका 10 टाइम्स में कट जाएगा और इसको रहने देते हैं, और यहाँ पर तो 0 हो गया, मिल गया आपका 1/2, और यहाँ पर ये आपका 3/5 और यहाँ पर ये 1/10। तो इसका एलसीएम हो जाता है 10, और ये हो गया 5 और ये हो गया 6 और यहाँ हो गया 1। तो यह 12/10 यानी कि 1.2 इसका निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। अब इसके बाद हमको निकालना है वेरिएंस, सिग्मा का स्क्वायर। तो सिग्मा का स्क्वायर जो है x1 का स्क्वायर p1, x2 का स्क्वायर p2 और x3 का स्क्वायर p3 है ना। उसके बाद प्लस x4 का स्क्वायर p4, इस तरह से लिखेंगे। ये इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब फिर माइनस कहता है म्यू का स्क्वायर, तो माइनस म्यू का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 0 का स्क्वायर करके 1/6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसका वैल्यू हमको 0 मिलने वाला है। और 1 का स्क्वायर करके 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 1/2 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। x3 कहने का मतलब 2 का स्क्वायर करके और फिर 3/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर x4 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करके जो कि 9 होता है, और p4 का वैल्यू 1/30। अब माइनस 1.2 का होल स्क्वायर को ऐसा काम करते हैं 12/10 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। इसको सॉल्व करने में ज़्यादा सहूलियत होगी। तो यह जो है आपका यहाँ पर आपको मिला 1/2। अब फिर उसके बाद प्लस ये आपका मिल जाएगा 2 2 जा 4 4 3 12/10 12/10। अब फिर उसके बाद प्लस 9/30 यानी 3 बार में कट जाएगा यह, ये 10 बार में यानी कि 3/10 आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको मिलता है 144/100 मिल जाता है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पर मिला 50 और यहाँ पे मिला आपको 120 और यहाँ पे आपको मिल गया 10 इंटू 30 हो गया, और यहाँ पर 144 लिखेंगे। अब इस तीनों को ऐड कर दीजिए, 170 70 80 90 200, टोटल 200 हो गया। 200 में 200 में 144 अगर माइनस कर देते हैं तो 56 आता है। 56/100 इक्वल टू आपका हो गया 0.56। 0.56 जो है इसका वेरिएंस हमको मिल जाता है। वेरिएंस के बाद जो है हमको निकालना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट कर देना है। तो चलिए हम लोग कुछ कुछ मिटा लेते हैं। फॉर्मूला बहुत आसान है, इसको आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। तो यह जो स्क्वायर रूट यानी कि सिग्मा इक्वल टू, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, तो सिग्मा का स्क्वायर इक्वल टू √0.56 ये हो जाता है। अब 0.56 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर आपको डेसिमल में कहीं दिक्कत होती हो तो आप क्या कीजिए कि इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, या 2 बार 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो ये पॉइंट हटने के बाद 2 0 आपको मिल जाएगा, है ना।
अब यहाँ पर 5600 बाय 10,000 आपका हो गया। समझ गए बात को। अब 5600 का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग ये दोनों को कवर करेंगे, और 56 है तो ये आपका 7 49 49। इसके बाद इसको माइनस कीजिए तो 7 आता है, यहाँ पर 0 आता है, और इसके बाद 0 0 7, ये आपका 14 इस तरह से। तो इसके बाद 5 बार में अगर खिलाते हैं हम लोग तो 5 25 और 5 चौके 20, 20 2 22, 2 5 2 7, 725 आ जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ये। तो ऐसा काम करते हैं कि इसको जो है 5 से नहीं खिलाकर 4 से ही खिलाते हैं, है ना, 4 से। तो 4 चौके 16, 16 1 17 और 4 1 5, 576। यानी कि ये 74 आपको जो मिलता है ना, तो इसको क्या कीजिए कि इसको बाहर निकाले आप, तो 74 इसका स्क्वायर रूट मिला, और यहाँ 10,000 को बाहर निकाले तो 100 आपको मिला। तो ये 0.74 लगभग आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट को ही सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद इस तरह से सॉल्व करके आपको बता देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं ये 1 2 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद 4 निश्चित रूप से बना लेंगे, और कमेंट में कहेंगे भी कि सर हमने बना लिया। और देखिए हम जो है ना वेरी गुड लिख के आपको देंगे, भेजेंगे। अगर आप कहेंगे कि हाँ बना लिए हैं सर, तो हम जो है वेरी गुड लिख के भेजेंगे। अब आप समझिए कि वेरी गुड आपको जीवन में कितना महत्व रखता है, नहीं रखता है, तो आप लोग क्या भेजिएगा, नहीं भेजिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो यही 2 नंबर का जो एग्जाम्पल है हमने शुरू में लिया था। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन को एक टॉस किया गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से। तो इस स्थिति में जो है हमको निकालना है मीन और वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पर क्या है कि ए क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स 3 बार थ्रो किया गया। अब इसके लिए जो है सिंपल स्पेस आप तो समझ ही रहे होंगे कि तीनों बार हेड 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 भी आ सकता है। 2 बार हेड आया, 1 बार टेल आया, 2 बार हेड आया, 1 बार टेल आया, इस तरह से भी हो सकता है। 2 बार हेड आया और 1 बार टेल आया, इस तरह से भी हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार टेल आए, 1 बार हेड आए, 2 बार टेल आए, 1 बार हेड आए। इसको लिखने का तरीका है कि इस तरह से आप जहाँ जहाँ हेड लिखें वहाँ वहाँ टेल लिख दीजिए, यहाँ पर हेड लिख दीजिए, यहाँ पर टेल लिख दीजिए, और टेल टेल टेल, इस तरह से आप देखेंगे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है आपका 8 ही मिलने वाला है, 8 मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर x जो है ये कहता है कि नंबर ऑफ टेल आने की लिए जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसका आपको मीन और वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पर x को हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ टेल इन थ्री साइमल्टेनियसली टॉस। ओके, तो यहाँ पर ये चीज जो है 0 भी हो सकता है, यानी कि 0 टेल भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ हेड 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 आ जाए। 1 टेल भी हो सकता है। तो देखिए 1 टेल यहाँ आप दिख रहा है, 1 टेल आप देख रहे हैं। 2 टेल भी हो सकता है, 2 टेल वाले सब इवेंट ये सब हैं, और 3 टेल भी हो सकते हैं। तो 3 टेल वाले इवेंट ये हैं आपका। तो अब यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो 0 1 और ये आपका 2 और ये आपका 3 रैंडम वेरिएबल जो हो गया आपका 0 1 2 3 हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो 0 टेल हमारा सिर्फ एक ही ऐसा इवेंट है जिसमें 0 टेल है, सिर्फ हेड 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 ही है।
तो 1/1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट या पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद एक हेड पर अगर चलते हैं, एक टेल पर चलते हैं, तो एक टेल वाला आपका कितने इवेंट है, 3 इवेंट हैं, तो यह आपका 3/8 हो जाएगा। 2 टेल वाले कितने इवेंट हैं, यह भी आपका 3 ही इवेंट हैं, तो यहाँ भी आपका 3/8 हो जाएगा। और 3 टेल वाले कितने इवेंट हैं, आपका एक है, 1/8 हो जाएगा। आप तीनों चारों को ऐड करके देख लीजिए, ये आपका 1 आने वाला है। अब हमको यहाँ पर निकालना है क्या भैया, यहाँ पर निकालना है हमको मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे म्यू इक्वल टू x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3, है ना, प्लस x4 p4, 4 तक गया हुआ है। चलिए, तो 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8, तो ये आपका वैल्यू हो जाता है 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8 हो जाता है। 8 यहाँ पर हो गया एलसीएम, 6 3 9 6 6 12, तो यहाँ आपका 3 बार में, ये 2 बार में, तो 3/2 आया। और ये जो मीन है ना, मीन जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर क्या है भैया, ग्रेटर देन 1 है। तो मीन निकालने में ये नहीं सोचिएगा कि इसको भी जो है 0 से 1 के बीच ही आना चाहिए। ये जो मीन है ना आपका, ये आपका 1 से बड़ा भी आ सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो वहाँ पे हड़बड़ाइएगा नहीं कि इस तरीके ये 1 से बड़ा कैसे आ गया। प्रोबेबिलिटी में आज तक तो हम देखे थे कि आंसर हमेशा 1 से नीचे ही आता है, तो ये सब नहीं सोचना है। इसके बाद हमको यहाँ पर निकालना है दूसरा नंबर, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए x1 का स्क्वायर p1 प्लस x2 का स्क्वायर p2 प्लस x3 का स्क्वायर p3 और फिर x4 का स्क्वायर p4 माइनस म्यू का स्क्वायर, यही हमको दे देगा वेरिएंस। तो यहाँ पर ये 0 के चलते जो है, ये 0 का स्क्वायर करके 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर करके 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 मिलेगा। ये आपका 0 मिल गया, ये आपका 3/8 मिल गया। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, 2 का स्क्वायर करके 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 4 इंटू 3 12/8 मिलता है हमको। अब फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर जो है 3 3 जा 9/8 यहाँ पर हमको मिल जाता है। अब माइनस यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4 आपको मिल गया। इसको जो है ना कटाइए फटाइएगा नहीं तो आपको सहूलियत होगी सॉल्व करने में। जैसे 8 इसका एलसीएम हो गया तो 3 प्लस 12 प्लस 9 माइनस ये आपका 18 हो गया। अब इसका वैल्यू जो है 12 प्लस 9, 12 प्लस 3 15, अब 15 में ऐड कर दिए 9 को तो ये आपका 24 हो गया। 24 में हम 18 को माइनस कर दिए तो 6 बचा, 6/8 आता है जिसको हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया, 3/4 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी कि 3/4 का स्क्वायर रूट, ये आपका √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आपका √3/2 हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर जाने से पहले हम लोग जो पीछे पढ़े हुए हैं इंडिपेंडेंट इवेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन 4 पर आते हैं। तो आपको याद होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट हम लोग पढ़े थे, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट हम लोग पढ़े थे। तो ये ए एंड बी जो है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग अगर निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग कर देते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में प्रोबेबिलिटी निकल जाता है।
इसके बाद हम लोग पढ़े थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े थे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, पी ए बाई बी, यानी कि ए ऑलरेडी हो चुका है और उस स्थिति में हमारा बी ऑलरेडी हो चुका है, उस स्थिति में ए के होने की चांस क्या है या ए के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग लिखते थे और यह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देते हैं। तो यहाँ एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक ऐसा इवेंट है आपका जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जो है इंडिपेंडेंट इवेंट में भी हम कंसीडर कर सकते हैं और इसको कन्वर्ट करके इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ज़रूरत है इस फॉर्मूले की और इस फॉर्मूले की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको कहा जा रहा है कि ए डाई इज टॉस्ड ट्वाइस। तो देखिए एक लाइन जो ये लिखा ना, इसी पे पहले थोड़ा सा थिंकिंग कर लीजिए कि डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार थ्रो किया गया। तो एक डाई में 1 2 3 4 5 और 6 ये आपका नंबर्स होते हैं और 2 बार थ्रो किया गया। तो इसका सैंपल स्पेस जो है हम लोग तो बहुत पहले से ही जान रहे हैं कि 1 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, इसी तरह से उसके बाद 2 1 भी हो सकता है, उसके बाद 2 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 2 4 2 5 2 6 इस तरह से। तो यहाँ पर जो है ये आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर देखा जाए तो ये हमारा 36 होता है। इस चीज़ को आप जान रहे हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन ए टॉस is considered a success. Find the probability distribution of the number of success. Also find the mean and variance of the number of success. तो mean और variance निकालना है, तो यानी probability distribution तो हमको निकालना ही है और यहाँ बोल भी रहा है। तो सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। किसके लिए? सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको निकालना है। तो इससे पहले यहाँ पर हम लोग ये देखें कि अगर हम एक सिंगल थ्रो करते हैं, सिंगल टॉस करते हैं, तो सिंगल टॉस चूँकि 2 बार टॉस किया गया है, 1 बार टॉस किया फिर दूसरा बार टॉस किया। अगर सिंगल टॉस करते हैं तो इसमें हमको सक्सेस होने का, सक्सेस जो है किस स्थिति में मिलता है? सक्सेस हमको तभी स्थिति में मिलता है जब हमारा क्या कहते हैं ऑड नंबर आता है। क्या आता है? गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन टॉस। टॉस में ऑड नंबर आता है। तो ऑड नंबर हमारा देख रहे हैं कि 1 है, 3 है और 5 है। 1 3 और 5 आ जाए तो हम सक्सेस कहलाएंगे। यानी कि 3 हमारे फेवर का इवेंट है आउट ऑफ 6 में, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2 हमारे सक्सेस होने का चांस कितना है? 1/2 है। अगर हम यह बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सक्सेस, तो मान लीजिए कि आ गया 2 आपका, 4 आ गया, 6 आ गया, तो हम सक्सेस नहीं है। तो इस स्थिति में यहाँ 3/6 ही होता है जो कि 1/2 ही आता है। या तो सक्सेस में 1 में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो भी आपका 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस सक्सेस को हम लोग एस मान लेते हैं और पी नॉट सक्सेस, नॉन सक्सेस को जो है हम लोग PS बार लिख लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर x क्या है भैया? x क्या है? ये x कह रहा है आपको, x जो है इसमें नंबर ऑफ सक्सेस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। तो x जो है नंबर ऑफ सक्सेस है। क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक ना? और यहाँ पर 2 टॉस हम लोग किए हैं, 2 टॉस किए हैं। तो पहले टॉस में भी सक्सेस नहीं मिला हमको, दूसरे टॉस में भी सक्सेस नहीं मिला, तो यानी कि 0 सक्सेस भी हो सकता है। पहले टॉस में हमको सक्सेस मिल जाए, दूसरे टॉस में सक्सेस नहीं मिले, या पहले टॉस में सक्सेस नहीं मिले, दूसरे टॉस में हमको सक्सेस मिल जाए। तो यहाँ पर 1 सक्सेस भी हो सकता है, 2 सक्सेस भी हो सकता है। यानी कि x के लिए जो रैंडम वेरिएबल है यहाँ पर 0 1 और 2 हो सकता है। अब इसके बाद हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना है। अगर हमको 0 सक्सेस मिला, यानी कि कोई सक्सेस नहीं मिला, तो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी नॉन सक्सेस,
है ना। तो प्रोबेबिलिटी नॉन सक्सेस कहने का मतलब हो गया कि पहले बार में भी नहीं सक्सेस मिला, दूसरे बार में भी नहीं सक्सेस मिला, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी नॉन सक्सेस एंड नॉन सक्सेस दोनों स्थिति में सक्सेस नहीं मिलता है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एस तो लिख ही सकते हैं, जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एस नॉन सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सक्सेस को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट अगर है, यह इंडिपेंडेंट इवेंट है ही, पहला टॉस दूसरे टॉस को प्रभावित नहीं कर रहा है, दूसरा टॉस पहले टॉस को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो स्वाभाविक है ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इस स्थिति में 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4 आपका हो जाता है। अगर पी एक्स इक्वल टू हम लोग 1 लें, यानी कि एक सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, पहली बार में मान लीजिए सक्सेस मिल जाता है और दूसरी बार में सक्सेस नहीं मिलता है, या तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी पहली बार में सक्सेस नहीं मिला और दूसरी बार में सक्सेस मिल जाए, दूसरी बार में आपका सक्सेस मिल जाए। तो ये x इक्वल टू 1 एक सक्सेस, तो हमारे यही दो कंडीशन हो सकते हैं एक सक्सेस के। अब इसको हम लोग अगर जो मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो s इंटरसेक्शन s नॉट s, अब और के लिए हम लोग प्लस यूज करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ s नॉट एंड इंटरसेक्शन s इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लिकेशन रूल यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इसमें, चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है ये, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस नॉट इंटू पी एस और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू पी एस नॉट। क्लियर है, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, तो ये आपका 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू ये आपका 2/4 हो जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर जो है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 सक्सेस, 2 सक्सेस मिलने का चांस, तो 2 सक्सेस मिलने का चांस हो गया कि पहले बार में भी सक्सेस और दूसरे बार में भी आपका सक्सेस। क्योंकि सक्सेस को हम एस से डिनोट कर रहे हैं, नॉन सक्सेस को हम एस बार से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एस इंटू पी एस लिख सकते हैं, और यह 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4 हमको मिल जाता है। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको ले लेना है, पी एक्स इक्वल टू 0 1 और ये आपका 2, 0 के लिए हमारा प्रोबेबिलिटी 1/4 निकला हुआ है, इसके लिए 1/2 और इसके लिए 1/4 निकालना है हमको यहाँ पर मीन को। तो मीन निकालने के लिए 0 इंटू 1 अभी तुरंत आप जान रहे हैं कि x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4, इसको सॉल्व कर दीजिए भैया, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू आपका यह 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। वेरिएंस आपको निकालना है तो 0 का स्क्वायर कीजिए, है ना, xi का स्क्वायर p1 अब प्लस x2 का स्क्वायर p2 अब फिर x3 का स्क्वायर p3 में माइनस कर देना है म्यू का स्क्वायर। तो ये आपका 0 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा आपका, 1 का स्क्वायर करके हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ आएगा, 2 का स्क्वायर करके और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 1/4 माइनस फिर ये 1 का स्क्वायर। इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे ये कट के 1 हो गया, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो आपको 1/2 मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है कि ए पेयर ऑफ ए डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, ए पेयर ऑफ डाइस 4 टाइम्स फेंका गया। इस पे विचार करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि ए पेयर ऑफ डाइस है आपका, तो पेयर ऑफ डाइस में सबसे पहले हम लोग सिंपल स्पेस अगर देखें तो 1 1 1 2 1 3, इसी तरह से जैसा कि हमने अभी यहाँ तुरंत डिस्कस किया है, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो है आपका 36 हो जाएगा। इसके बाद कहता है 4 टाइम्स, इसको जो है हमने 4 टाइम्स फेंका। अब यहाँ कहता है कि इफ गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, अगर डबलेट मिल जाता है तो सक्सेस हम मानते हैं। तो सक्सेस हमारा तभी होगा, है ना, कि पहला 4 टाइम्स हम थ्रो करते हैं। अगर हमको 1 1 2 2
और 3 3, इस तरह से इसी को हम लोग डबलेट कहते हैं, 4 4 और यह 5 5 और 6 6। तो हर एक थ्रो में 4 टाइम्स थ्रो किया। पहली बार थ्रो में हम जो हैं हमारा सक्सेस हो भी सकता है और सक्सेस नहीं भी हो सकता है। हो सकता है आपको 4 5 आ जाए तो आप नॉट सक्सेस में जाएंगे। दूसरा बार जब हम थ्रो किए तो हो सकता है इस 6 में से कोई एक आ जाए और इस 6 में से कोई एक नहीं भी आए। अगर तीसरी बार आप थ्रो करते हैं तो वही कंडीशन है। तो हर एक थ्रो पर हमारा सक्सेस और नहीं सक्सेस होना टिका हुआ है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पहले सक्सेस का ही निकालते हैं, सक्सेस का ही। तो सक्सेस के लिए फेवरेबल इवेंट हमारा 6 है और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 हैं। तो यानी कि 1/6 सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाता है और नॉन सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी जो है ये आपका 1 - 1/6 = 5/6 हो जाता है। क्लियर है? यहां तक तो हम लोग जान गए। अब यहां पर x क्या कहता है कि नंबर ऑफ सक्सेस है, नंबर ऑफ सक्सेस थ्रो 4 टाइम्स। ओके, तो अब यहां पर हमको क्या है कि हो सकता है कि पहली बार थ्रो किए हमको सक्सेस नहीं मिला, दूसरी बार भी थ्रो किए सक्सेस नहीं मिला, तीसरी बार भी, चौथी बार भी, किसी बार सक्सेस नहीं मिला, तो 0 सक्सेस हो सकता है। अब 4 बार हमने थ्रो किया, हो सकता है एक बार हमको सक्सेस मिल जाए, तो यानी कि 1 सक्सेस है। और ये 1 सक्सेस मान लीजिए पहले थ्रो में नहीं मिला, दूसरे थ्रो में मिल गया, दूसरे थ्रो में नहीं मिला, तीसरे थ्रो में मिला, तीसरे थ्रो में नहीं मिला, चौथे थ्रो में मिला। इस तरह से हमको जो है कहीं ना कहीं 1 सक्सेस भी मिल सकता है। उसी तरह से 2 सक्सेस भी मिल सकता है, 3 सक्सेस भी मिल सकता है, 4 सक्सेस भी हमको मिल सकता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। तो सक्सेस हम तभी मानते हैं जब डबलेट हमको मिलता है। तो डबलेट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि तो यहाँ पर हम लोग सक्सेस के लिए क्या करेंगे, S, और नॉट सक्सेस के लिए, नॉन सक्सेस के लिए हम लोग S बार लेंगे। सक्सेस के लिए S और नॉन सक्सेस के लिए हम लोग S बार को यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पर Px = 0 लें तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर सक्सेस नहीं मिला, दूसरे बार भी सक्सेस नहीं मिला, तीसरे बार भी सक्सेस नहीं मिला और चौथे बार भी आपको सक्सेस नहीं मिला, चूँकि 4 टाइम्स आप थ्रो कर रहे हैं किसी भी डाइस, पेयर ऑफ डाइस को 4 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देख सकते हैं कि सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉन सक्सेस 5/6 हैं, तो 5/6 × 5/6 × 5/6 × 5/6, और ये सभी जो है एंड से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सबके लिए हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे। इंटरसेक्शन हमने लिखा तो चला गया ये किस पे, इंडिपेंडेंट इवेंट पर। इंडिपेंडेंट इवेंट में हम सिंपली इस सभी को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 625 यानी 625/1296 आपको यह मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1। तो क्या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी हो सकता है S, मान लीजिए कि 1 सक्सेस की बात कर रहा है ये, तो 1 सक्सेस हमको पहली बार में सक्सेस मिल जाए, दूसरे बार में सक्सेस ना मिले, तीसरे बार में भी ना, चौथे बार भी ना। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार ही सक्सेस नहीं मिले, दूसरी बार सक्सेस मिल जाए, तीसरी बार सक्सेस नहीं मिले, चौथी बार सक्सेस नहीं मिले, तो 1 सक्सेस की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार भी सक्सेस नहीं मिले, दूसरी बार भी सक्सेस नहीं मिले, तीसरी बार सक्सेस मिल जाए और चौथी बार ना मिले। तो इसी तरह से हम लोग इसको अरेंज कर लिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सबको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ही। सक्सेस के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, नॉट सक्सेस के लिए 5/6 है, तो 5/6 है, तो 5/6 3 बार आ जाएगा। तो हर एक में वही कंडीशन होगा, नॉट सक्सेस के लिए 5/6 लिखना है, सक्सेस के लिए 1/6, और यह आपका 5/6 × 5/6। और फिर उसके बाद इसी तरह से ये आपका 5/6 × 5/6 × 1/6 × 5/6, और यह आपका हो जाएगा 5/6 × 5/6 × 5/6 × 1/5। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो सबके लिए हमारा कंडीशन क्या है, 6 जो है 4 बार नीचे में है, तो 6 को 4 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यह मिलता है 1296 मिलता है। अब यहाँ से
125 और यहाँ से भी आपका 125 और यहाँ से भी 125 और यहाँ से भी 125। तो ये चारों को मान लीजिए कि 125 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, 9 10, 1 4 1 5, है ना। तो ये आपका 500 हो जाएगा, 500/1296 हो जाता है। इस तरह से एक सक्सेस के लिए हमने प्रोबेबिलिटी को निकाल लिया। उसके बाद हम लोग 2 सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो 2 सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी ये जो है आपका, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी पहला सक्सेस, दूसरा सक्सेस, तीसरा सक्सेस नहीं, चौथा सक्सेस नहीं, इस तरह से भी हो सकता है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है सबको हम लोग लिखते हैं और यहाँ पर एस सक्सेस, नॉट सक्सेस, फिर आपका नॉट सक्सेस, इसी तरह से हम लोग इसको लिखते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 सक्सेस के लिए हमारा ये सब इवेंट आता है और इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, चूँकि 4 इवेंट में हमको 2 इवेंट सक्सेस चाहिए, तो ये टोटल नंबर ऑफ इस तरह के इवेंट कितने हो सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी जज कर सकते हैं कि 4 × 3/2 × 1 और ये आपका 2 3 2 6 आपका आता है, यानी कि 6 इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि 2 सक्सेस मिला, पहली बार में सक्सेस, दूसरे और तीसरे बार में सक्सेस नहीं, चौथे बार में फिर सक्सेस। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में सक्सेस नहीं मिले, बीच में 2 बार सक्सेस मिल जाए और आखिरी बार में सक्सेस नहीं मिले, यानी कि डबलेट नहीं मिले, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि टोटल जो है एक ही तरह का है, इसमें जो है 2 बार 5/6 हैं, 2 बार 5/6 हैं और 2 बार 1/6 है। और ये टोटल कितने हैं भैया, 1 2 3 4 5 6, इस तरह के जो हैं 6 हैं। तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आपका 25 25 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 आता है और 1296, 6 × 6 × 6 × 6 करते हैं तो 1296 आता है। अब इसी तरह से Px = 3 के लिए अगर निकालें तो सेम आपका कंडीशन यहाँ पर हो जाएगा, जहाँ जहाँ आपने नॉट सक्सेस लिखा है वहाँ आप सक्सेस लिख दीजिए, यानी कि पहली बार में सक्सेस नहीं मिला, दूसरे तीसरे चौथे बार में सक्सेस मिल गया, यानी डबलेट मिल गया। उसके बाद दूसरे बार में आपको सक्सेस नहीं मिला, बाद बाकी टाइम्स में आपको सक्सेस मिलता है, यानी डबलेट मिलता है। उसके बाद आपका तीसरे बार में सक्सेस नहीं मिला, यानी डबलेट नहीं मिला, और बाद बाकी आपको मिलता है सक्सेस। और यहाँ पर सबसे आखिरी बार में आपको सक्सेस नहीं मिला। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि हर एक के साथ एक बार 5/6 है और बाद बाकी 1/6 1/6 और ये आपका 1/6 है। तो यह जो है कितना बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 5 20, 20/1296 आपका हो जाएगा वैल्यू। अब इसी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बनाएंगे। x हो गया, यह आपका px हो गया, 0 1 और 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। तो 0 के लिए हमको मिला हुआ है 625/1296, फिर उसके बाद 500/1296, फिर उसके बाद 150/1296, फिर उसके बाद 20/1296। और ये 4 सक्सेस के लिए हमारा जो है Px = 4 हम लोग निकालेंगे। तो ये आपका S सक्सेस, तो यानी कि 1/6 × 1/6 × 1/6 × 1/6, इस तरह से ये हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 1/1296 मिल जाएगा। तो इस तरह से निकालने के बाद जो है अब हम लोग इसमें मीन को भी निकाल सकते हैं। तो मीन निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 1 × 500/1296, फिर 2 × 150/1296, फिर उसके बाद 3 × 20/1296, फिर उसके बाद 4/1296, है ना। और इसका एलसीएम जो हो जाएगा 1296 हो जाएगा। ये आपका 500, ये आपका 300 और ये आपका
60 और ये आपका 4, सबको ऐड करके देख लीजिए 864, ये 864, अब बाय आपका आ जाएगा 1296 आ जाएगा। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आपको मिल जाएगा, ये 2 बार में और ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2/3, यानी कि इसको आप कटाएंगे तो लास्टली आपको 2/3 ही मिलने वाला है। क्योंकि यह 432 जो है इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपका 432 है। 432 से यह 2 बार में कट जाएगा, यह आपका 3 बार में कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हमको वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस निकालने के लिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर, है ना, करके बाद बाकी सबको इसी तरह से लिखना है। और उस तरह से जब आप लिख के सॉल्व करेंगे तो वह वैल्यू आपका 5/9 आ जाएगा। तो चलिए उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो ये रहा हमारा, ये तो आपका 1 का स्क्वायर इंटू 500/1296 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 150/1296 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 9 इंटू 20/1296 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 16/1296 आपको मिल जाएगा। और यह 500/1296 जो है आपका एलसीएम हो जाता है। और यह 15 चौके 60, 600 और 9 दूना 18, 180 अब प्लस 16। अब इसको आप ऐड कर दीजिए तो 500 प्लस 600 प्लस 180 प्लस 16, तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये आपका 12 हो गया। यानी कि यहाँ पर हमको 1296/1296 ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमने एक गलती किया है, ये वेरिएंस निकालने के लिए हमारा है क्या, इसमें जो है हमको म्यू का स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। तो म्यू का जो वैल्यू हमको मिला हुआ है ये आपका है 2/3, तो यानी कि 4/9 ये आपका हो जाता है वैल्यू। यानी कि -4/9 कर दीजिए, ये 1 -4/9 करने से आपको मिल जाता है यह 5/9। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो 7 में को भी आप लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ एक कॉइन को है 4 टाइम्स आपका टॉस किया गया है। तो इसके लिए वेरिएबल्स 0, 1, 2, 3, 4 और बड़ी आसानी से इसको आप लोग बना सकते हैं। 7 आप लोग ज़रूर ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग 8 में जाएं और 9 में जाएं तो ये 8 और 9 आपका लगभग दोनों एक ही तरह का प्रॉब्लम है। और ये सारे प्रॉब्लम का डिस्कशन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।